आपके ईमान में अगर खोट है, आप अगर झूठे वादों के पीछे जातिवाद पे, पैसा पे, 500 रुपया पर मीट बात पर वोट दे रहे हैं, तो अगले 5 साल तक आपको जी पानी में सर ना होगा। दिल्ली मेरठ 8 लेन की जो हाईवे बनी है उसमें 60% कूड़ा गया है, तो आपके यहाँ इसकी प्रबंधन करनी होगी। और जहां तक मेरा मानना है कि कूड़ा का समस्या केवल चुने हुए वो प्रतिनिधि हैं जो कि नगर निगम में है, उनके भ्रष्टाचार के चलते हैं। ये सांसद हैं, अक्सर वो हवाई में ही रहते हैं। अभी उनका एक वक्तव्य है कि 137 करोड़ रुपया उनके प्रयास से मिला है। ये सरासर झूठ है। तो जब आपको पानी निकालना है तो इसके 2 स्रोत होने चाहिए। एक जो तिनकोनिया बाजार है साठगंज में, उस लाइन के से जितने भी घर हैं उसका जल निकास दक्षिण में होगा घाघरा नदी में। जो तिनकोनिया से उत्तर में है उनका जल निकास रामनगर चंवर या दहियावा चंवर में होगा। नमस्कार, मैं आलोक रंजन और आप देख रहे हैं आज़ाद इंडिया। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं और उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं जिन्होंने बिहार सरकार पर 4000 करोड़ रुपए का दंड लगवाया, और वो व्यक्ति छपरा जिले के ही अस्थायी रूप से निवासी हैं। इनका नाम है डॉक्टर BNP सिंह। और डॉक्टर साहब से आज हम लोग बात करने वाले हैं। जैसे मूल रूप से वो छपरा जिला के हैं और छपरा जिला में नगर निगम में मुख्य रूप से 2 समस्या है, कचरा का और जल निकासी का। तो डॉक्टर साहब से ये हम जानने वाले हैं कि इस दोनों समस्या का उनके नज़र में इनका समाधान क्या है और इस पर निदान के लिए ये क्या आगे बढ़ने वाले हैं। तो नमस्कार डॉक्टर साहब, आज़ाद इंडिया के चैनल में धन्यवाद। तो डॉक्टर साहब, छपरा जिला में अब मुख्य रूप से 2 समस्या है, जल जमाव और कचरा का। तो वैसे तो आप खनुआ नाला पे भी काम कर चुके हैं, जो NGT ने आदेश दे दिया है, खनुआ नाला बना है। तो क्या इस नाले के बनने से जल जमाव का समस्या खत्म हो सकता है और कचरा का समस्या खत्म हो सकता है? धन्यवाद। जैसा आपने बताया कि छपरा शहर के लिए 2 बड़ी समस्या है, जल जमाव और कूड़े का प्रबंधन। तो मैं पहले जल जमाव पे बात करूँगा। जल जमाव समझने के लिए आपको छपरा जिले की भौगोलिक परिस्थितियों का समझना पड़ेगा। छपरा शहर कोई तिरछा बसा हुआ है, यानी कि जो दक्षिण का हिस्सा है छपरा शहर का, इनई से लेकर रिबिलगंज तक ये ऊंचा है, और जो उत्तर का हिस्सा है रेलवे लाइन के उस पार, वो शहर में नीचा है। तो जब आपको पानी निकालना है तो इसके 2 स्रोत होने चाहिए। एक जो तिनकोनिया बाजार है साहिबगंज में, उस लाइन के से जितने भी घर हैं उसका जल निकास दक्षिण में होगा घाघरा नदी में। जो तिनकोनिया से उत्तर में है उनका जल निकास रामनगर चंवर या दहियावा चंवर में होगा। मुश्किल ये है कि छपरा एक पुराना शहर बसा हुआ है, इसके चलते, और जब ये छपरा शहर का निर्माण हुआ, अंग्रेज जब आए, तो कलेक्ट्रेट आखिरी शहर का आखिरी हिस्सा होता था। उसके पीछे, जैसा नाम से प्रतीत होता है कि साहिबगंज बाज़ार साहिबों के लिए, या जो आदमी आते थे देहात से कचहरी या कलेक्टर साहब के यहाँ, उनके लिए ये बाज़ार बना। तो ये जितना भी निर्माण हुआ है साहिबगंज के पूरब और दक्षिण उत्तर, ये पूरे निर्माण जब हुए उस समय कोई नियमावली नगर पालिका की नहीं थी, या कुछ ऐसे क्षेत्र जैसे उमानगर, प्रभुनाथ नगर, हेमनगर इत्यादि इत्यादि, शक्ति नगर, ये एरिया जहाँ बना वहाँ जल निकास की कोई हमने व्यवस्था नहीं करी। तो जो दक्षिण की तरफ गिरता था उसको भी हमने किनारा पर अवरुद्ध कर दिया, कचरा डाल के, कूड़ा डाल के, अतिक्रमण करके। तो आज के दिन में समस्या ये है आपके शहर में कि इस शहर का 1 मिलीलीटर पानी बाहर नहीं जाता है, और इस शहर का 1 ग्राम कूड़ा शहर के बाहर नहीं जाता है।
जो कूड़ा पैदा होता है, छपरा शहर की आबादी अगर हम 4 लाख रख लें तो ये एक मानक है कि जिसमें ये है कि आपको प्रति व्यक्ति आधा केजी कूड़ा पैदा करता है प्रतिदिन। ये मानक है और अंतर्राष्ट्रीय मानक है। और उन क्षेत्रों में जहाँ पक्का नहीं है वहाँ ये कूड़ा थोड़ा ज़्यादा ही होगा, मिट्टी जाएगा वगैरह वगैरह, वनस्पति चीज़ें, गाछ के टहनियाँ वगैरह जाएगी कूड़े में। तो इस शहर में कोई 200 टन कूड़ा रोज़ पैदा होता है। और ये हुआ क्या कि पिछले जितने भी साल आप जाएं, हमने कूड़ा को उठाया और जहाँ गड्ढा है वहाँ डाल दिया। इसके चक्कर में इस शहर के जितने भी तालाब थे आपने कूड़ा से भर दिया। अब वो समतल हो गए हैं, तो अब कूड़ा फेंकने का जगह कहाँ है? तो जो गड्ढे हैं, नाली हैं, उसमें कूड़ा जा रहा है। तो ये दोनों मसला एक साथ मिला हुआ है और जब तक दोनों का इलाज हम एक साथ नहीं करें तब तक कुछ नहीं होने वाला है। ये बहुत सुखद बात है कि छपरा नगर निगम के क्षेत्र में जल जमाव से दूर करने के लिए 500 करोड़ रुपया उपलब्ध है। ये मेरा मानना है कि अगर सही ढंग और ईमानदारी से जल जमाव के लिए हम काम करें तो हम चांदी की सड़क बना सकते हैं। 500 करोड़ रुपया है। इसका ब्यौरा इस प्रकार है। 365 करोड़ रुपये नमामि गंगा में है, जिसमें शहर की पूरी ड्रेनेज निकालनी है और एसटीपी बनाना है, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, और एक अलग नाला बनता है जिसमें बरसात का पानी जाता है, उसको कहते हैं स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज। 365 करोड़ नमामि गंगा में है। 137 करोड़ बिहार सरकार ने अपने 7 निश्चय योजना के तहत, जिसमें बिहार के 6 वैसे शहर जिसमें कि जल जमाव की समस्या बहुत एक्यूट है, गंभीर है, वहाँ दिया। और 51 करोड़ रुपए खनुआ नाला के लिए आ गया है। इसको सबको जोड़ें तो ये कोई 500 करोड़ आ जाता है जी, 550 करोड़। अब दुख इसमें ये है कि ये हमारे जो माननीय सांसद हैं अक्सर वो हवाई में ही रहते हैं। अभी उनका एक वक्तव्य है कि 137 करोड़ रुपया उनके प्रयास से मिला है। ये सरासर झूठ है। यह एक क्या मैं कहूँ, ये एडल्ट जो ना वयस्क झूठ बोलते हैं वो है। ये पैसा है 137 करोड़ रुपया 7 निश्चय योजना के तहत बिहार सरकार से, उसमें इनका क्या लेना देना है। खैर एनीवे, वो अपना जो भी करें, अभी 500 करोड़ रुपए उपलब्ध हैं। अब सवाल उठता है कि अगर 500 करोड़ का हम सदुपयोग ना करें, जैसे जो नाले बन रहे हैं बिहार में, एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या है कि हम नाले को सड़क से ऊंचा कर देते हैं। उदाहरण के लिए जो नाला बना है थाना चौक से दरोगा राय चौक तक, या थाना चौक से म्युनिसिपल चौक पर कलेक्ट्रेट के सामने, वो नाले ऊंचे कर दिए गए, उसमें पानी जाने का कोई व्यवस्था नहीं हुआ। उन क्षेत्रों में जहां पानी नहीं लगता था, जो कि डाक बंगला रोड और कलेक्ट्रेट के सामने वाले रोड, उसमें घुटने पर पानी आ जाते हैं। आपने अब पानी को कैद कर दिया है। जब तक कि पानी निकलने का रास्ता आप बंद करते जाएंगे तो आप पानी में रहेंगे। तो इसका मतलब तो ये हुआ डॉक्टर साहब, जो भी ये जल जमाव का समस्या है, ये आधिकारिक रूप से समस्या क्रिएट किया हुआ है। नियमतः जो भी नियम है उस अनुसार, उस मानक के अनुसार नाला न बनाने के कारण ये जल जमाव हुआ है। यह पूर्णतः मानव जनित है। इसमें कोई दूसरा फैक्टर नहीं है। ये आदमियों, अधिकारियों और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिनका काम देखना है, ये उनकी असफलता का ताज़ा नमूना है। आपने नाला बना दिया, उसमें पानी नहीं जा रहा है, तो आपने बनाया क्यों? हाईकोर्ट का एक नहीं 10 एक ऑर्डर है कि नाले का निर्माण सड़क से नीचे होना चाहिए। अब केवल ठेकेदार वो जेसीबी से गड्ढा बना के नीचे नाला बनाए, इस खर्चा बचाने के चक्कर में वो नाला ऊपर बना दे रहा है। आप एक आमजन क्या कर सकता है? वो यही करेगा ना, एक शिकायत लिख के देगा, तो शिकायत तो बड़े पढ़ते रहते हैं। यह काम पूर्णतः अधिकारियों का, चुने हुए जनप्रतिनिधियों का है।
रही बात अगर छपरा का है तो 74वें संविधान के संशोधन के फलस्वरूप जो नगर पालिका का गठन किया गया, उन्हें स्वतंत्र किया गया, उन्हें एक संवैधानिक दर्जा दिया गया मेयर को, और उनसे एक आशा की गई कि उनके कोई 23 काम हैं करने हैं। तो खैर ये जग जाहिर है, तो इसे बोलने में हमें हर्ज कोई नहीं है। छपरा ज़िले के हर एक नागरिक को पता है कि वार्ड कमिश्नरों को रिश्वत देके नेपाल ले जा कर के मेयर बन जाते हैं लोग, कुछ खर्चा करते हैं। तो जो खर्चा कर रहा है तो अपने घर से तो करेगा नहीं ना, वो यहीं से निकालेगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि कूड़ा का समस्या केवल चुने हुए वो प्रतिनिधि हैं जो कि नगर निगम में हैं, उनके भ्रष्टाचार के चलते है। आपके शहर में कोई दैनिक और रेगुलर मजदूर लीजिए तो कोई 400 व्यक्ति हैं, आपके 45 वार्ड हैं। इसका मतलब हुआ कि 9 सफाई कर्मी प्रत्येक वार्ड में आप दे सकते थे। वार्ड बहुत बड़ा नहीं होता है, 9 कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा है। शहर तो चकाचक होनी चाहिए थी, कोई कूड़ा नहीं होना चाहिए था। तो है कूड़ा, तो कूड़ा है। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि ये जो चुने हुए हमारे प्रतिनिधि हैं वो अपने क्या कहते हैं कंठ तक ना सर वो डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में, चाहे वो फर्जी सफाई कर्मी का हो या ठेकेदार जो हो। एक और आश्चर्य की बात है, जो सफाई का काम पिछला कोई ठेकेदार था वो 94 या कुछ ऐसे लाख में करता था, जो अब बढ़ के 1-1.5 करोड़ की हो गई है। अब आप बताएं कि क्या छपरा में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है क्या, कि बहुत ज़्यादा नए घर बन गए हैं क्या? ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है। तो ये क्यों जा रहा है? तो ये मेरा आरोप है कि पूरा नगर पालिका एडमिनिस्ट्रेशन और पूरे हमारे चुने हुए वार्ड के प्रतिनिधि इस कूड़े के भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। खैर कोई बात नहीं है, इनके करने या न करने से ऐसा तो नहीं है कि मामला ख़त्म हो गया। वेटरन्स फोरम ने एनजेटी में एक आवेदन दिया जिसमें छपरा और बिहार की शहरों की नरकीय हालत की चर्चा की गई। माननीय एनजेटी ने इस पे आदेश दिया कि बिहार सरकार 4000 करोड़ रुपया रिंग फेंस्ड, मीन्स उस पैसे का कोई अलग खर्च नहीं आप कर सकते हैं, कूड़े के प्रबंधन के लिए होगा। अब कूड़ा का जो प्रबंधन है, अभी क्या हो रहा है, कूड़ा का प्रबंधन नहीं हो रहा है, कूड़ा का स्थानांतरण हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि आप एक कूड़े को एक जगह से उठाए और दूसरे जगह फेंक दिया। ये तो हर जगह है। हाँ, तो उसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स कहता है कि अगर ये आप जमा करते जाएंगे तो एक दिन इसी का पहाड़ हो जाएगा। इसमें आपको हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। दिल्ली के 2 छोर पे एक वलसवा है, एक गाजीपुर है, वहाँ एक पहाड़ बन गया है कूड़े का। और सबसे बड़ी समस्या है कि इस कूड़े को हम क्या करें। एनजेटी ने और सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक राय दी कि जो कूड़े हैं इसका 40% और 60% आप इसमें मिलाएं वर्जिन मिट्टी, जो मिट्टी काट के लाते हैं, और इससे आप रोड बनाएं। आपको मालूम हो कि दिल्ली मेरठ 8 लेन की जो हाईवे बनी है उसमें 60% कूड़ा गया है। तो आपके यहाँ इसकी प्रबंधन करनी होगी, स्थानांतरण नहीं करना होगा, नंबर 1। नंबर 2, वेटरन्स फोरम तो इतना सक्षम नहीं है जी, लेकिन कूड़े के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला आया है और हमें बहुत आशा है, और इस मुकदमे को मैं खुद लोअर कोर्ट में पैरवी करता हूँ। आदेश है, जरा ध्यान से सुना जाएगा। इसके 3 हिस्से हैं आदेश के। पहला, 1/4/2020 से जब तक कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अनुपालन
सही ढंग से नहीं होगा, नगर निगम जुर्माना देगा। ये कौन बताएगा कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अनुपालन हो रहा है? बिहार राज्य पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। अब तक उनके पास कोई 82 लाख रुपए देने हैं, अभी तक नहीं दिए हैं। जज साहब ने जी कहा है कि अगर आप छठ के पहले नहीं दे देते हैं तो उन्हें बाध्य हो के आपके यंत्रों को, जैसे जेसीबी, ट्रैक्टर, आपका बिल्डिंग जो नगर पालिका का ऑफिस है वो ताला लग जाएगा, उसको बेच करके जुर्माना तो देना है ना। ये तो कानूनी है। 1 जुर्माना, 2 3 अफसर, नगर निगम के मुख्य आयुक्त, जिलाधिकारी सारण, नगर विकास के सचिव, जो भी रहे हैं इस पद पे 1/4/2020 से जो भी इस पद पे रहे हैं, जिसे आपके यहाँ 3 डीएम बदल गए, 2 नगर आयुक्त बदल गए, नगर सचिव 3 बदल गए, इन सब लोगों की सर्विस बुक में जुडिशियल, न्यायिक विपरीत टिप्पणी दर्ज होगी। इसका ये मतलब हुआ कि जब तक ये उनके ज़िंदगी भर में रहेगा, उनके सर्विस डॉक्यूमेंट में, इस अवधि में कानूनन न तो आप उसको वेतन वृद्धि दे सकते हैं और न तो आप उसको प्रमोशन दे सकते हैं। इन एनजीटी के आदेश के अनुरूप मेरा ये मानना है कि अकेले वेटरन्स फोरम एक ग्राम कूड़ा शहर में इन अफसरों से उठवाएगा। अफसर अपने हाथ से नहीं उठाएंगे, उनका जो दायित्व है आदमी रखो, प्रबंध करो। और दूसरा, 1 मिलीलीटर पानी शहर का में या तो सरजू नदी में जाए या नहीं तो रामनगर चंवर और दहियावा चौर में जाए। जब तक ये नहीं जाएगा, वेटरन्स फोरम इसके लिए प्रतिबद्ध है कि अपनी कार्रवाई जारी रखेगा। तो देखा आप लोगों ने कि डॉक्टर साहब कैसे बता रहे थे कि छपरा से जल निकासी की समस्या का दूर हो सकता है और कचरा का प्रबंधन भी किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब एक बात हम और पूछना चाहेंगे आपसे, जैसे आप बोल रहे थे कि यहाँ जितना भी अधिकारी है या जितने भी जनप्रतिनिधि है कि वो सब करप्टेड है। तो यहाँ पे एक नज़र से और देखा जाए कि करप्टेड है क्योंकि चुनाव लड़ते हैं। चुनाव में आपको भी मालूम है कि खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा होता है और जो भी खर्चा होता है वो आम पब्लिक पर ही खर्चा होता है। तो आप 5 साल में जब आम पब्लिक का समय आता है कि अपने वोट का उपयोग कर अच्छे जनप्रतिनिधि को वो नहीं जो चुनती है और फिर पैसा लेती है, तो वो पैसा के रिकवरी करने के लिए जनप्रतिनिधि तो करप्शन करेगा ही। इस पर आप क्या बोलेंगे? ये समस्या बोले हम यही कर सकते हैं कि हम आम नागरिकों को बताएंगे कि अरे भाई, आपको ये पता नहीं है क्या कि पिछले मेयर के चुनाव में उसने पैसे दिए, उसके पास क्या कारू का खजाना है कि नोट छापने की मशीन है। उसने अगर 2 करोड़ खर्च किए हैं तो कम से कम वो 2 करोड़ 1 रुपया कमाएगा तभी ना, है ना। तो उजड़ जाना चाहिए था, उजड़ता तो कोई नहीं है और संपन्न हो जाता है। तो एक ऐसी ये व्यवस्था है कि इस पे हम कर ही क्या सकते हैं। हम यही कह सकते हैं लोगों को कि भाई साहब, यह जो शहर की व्यवस्था है इसमें ना वो यूक्रेन की लड़ाई की जो समस्या है, ना तो कनाडा में जो हो रहा है उससे लेना देना है, ये आपके घर की समस्या है। मैं उनसे एक ही सवाल पूछूंगा कि क्या आप अपने घर में सफाई कर्मी जब बहाल करते हैं, रखते हैं, तो क्या पूछते हैं कि आप फलां जात के हो, राजपूत हो, भूमिहार हो? अगर मैं राजपूत हूँ तो क्या मैं राजपूत को ही सफाई कर्मी रखूँगा, ये जानते हुए कि वो नहीं करेगा? तो मैं जनता से अपील ही तो कर सकता हूँ। और दूसरा, जो शहर के बुद्धिजीवी लोग हैं उनको कहेंगे कि भाई साहब, ये जो समस्या है ना, इसको कुछ लेना देना नहीं है 74वें संविधान के संशोधन के बाद ये हुआ कि जो मेयर होगा या मुखिया होगा वो मिनी मुख्यमंत्री होगा, उसको इतने संसाधन दिए गए। 15वें वित्त आयोग के बाद किसी भी नगर पालिका और पंचायत के पास इतने पैसे हैं कि वो एरिया संपन्न हो जाता है। अब मैं क्या बोलूं, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जयराम रमेश जी, कांग्रेस के नेता हैं। वो बिहार में जब पर्यावरण मंत्री थे तो आए, उन्होंने भ्रमण किया
और जब दिल्ली गए तो उन्होंने एक बात कहा कि अब उन्हें पता चल गया है कि मुखिया लोग स्कॉर्पियो कैसे खरीद लेता है। अब क्या मैं कहूँ, इस पे यही कहूँगा कि मैं अपील ही तो कर सकता हूँ। इस पे क्या कानूनी बाध्यता होगी? आपके ईमान में अगर खोट है, आप अगर झूठे वादों के पीछे जातिवाद पे, पैसा पे, 500 रुपया पर, मीट बात पर वोट दे रहे हैं, तो अगले 5 साल तक आपको जी पानी में सड़ना होगा। हम यही ना संदेश दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा है कि डॉक्टर साहब ने सलाह भी दिया और लोगों को जागरूक भी किया कि हाँ, अपना वोट अपने सुविधा अनुसार दे, कि जो आपकी समस्या का निदान कर सके, ना कि जाति धर्म और पैसे के आधार पर वोट दे। तो इसी तरह का न्यूज़ देखने के लिए हमारे आज़ाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।